नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान। खेती और किसानी से जुड़ी नवीनतम जानकारियों के साथ इस खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं मोनालिसा। आइए बताते हैं क्या है नया आज के कार्यक्रम में। पूसा में कृषि मेला आयोजित होगा। ड्रोन कृषि के लिए उपयोगी। आइए देखते हैं अब समाचार विस्तार से। दिल्ली स्थित पूसा के मेला ग्राउंड में 25, 26 और 27 फरवरी को कृषि मेला आयोजित किया जाएगा। इसके बारे में IRI के निदेशक डॉक्टर AK सिंह ने डीडी किसान से बातचीत की। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए देखते हैं। इस बार जो पूसा मेला ग्राउंड में जो पूसा कृषि मेला लग रहा है सर, अगर हम देखते हैं तो इस बार एक क्या थीम है, क्या ये सर किसानों के लिए विशेष व्यवस्था है? इस बार किसान मेले का जो मुख्य विषय है वो आत्मनिर्भर किसान, ये हमने रखा है और यही हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का मुख्य लक्ष्य है कि किस प्रकार से हम किसानों को कृषि के व्यवसाय में आत्मनिर्भर बनाएं और उनकी आमदनी बढ़ाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए हमारे जितनी उन्नत तकनीकियां हैं उनका हम प्रदर्शन करेंगे और जितनी फसलों की प्रजातियां हैं जिसमें धान की उन्नत प्रजातियां, बासमती धान की खासकर पूसा बासमती 1718 है, 1509 है, 1121 है, 1401 है। एक नई किस्म हमने और विकसित की है इस वर्ष 1692, इसका भी सीमित मात्रा में बीज किसान भाइयों को देंगे। इसके साथ साथ मूंग की नई किस्मों का बीज दिया जाएगा, अरहर की जो किस्में हैं उनका बीज दिया जाएगा और साथ ही साथ सब्जियों की एक किट दी जाएगी। उसमें 8-10 तरह की सब्जियां जो कि गर्मी में और आगे आने वाले खरीफ के मौसम में उगाई जा सकती हैं, उनका बीज उपलब्ध कराया जाएगा। सर, अभी कोविड के समय है और सोशल डिस्टेंसिंग को भी ध्यान में रखना है, तो सर इस बार क्या कुछ विशेष व्यवस्था कर रहे हैं जिससे किसान सोशल डिस्टेंसिंग के पालन करते हुए यहाँ पर आ सकें? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया और इसको हम लोगों ने केंद्र में रखते हुए अपनी जो बात हम किसानों तक पहुंचा रहे हैं और आपके माध्यम से भी हम कहना चाहेंगे कि जैसे एक गांव से अगर 500 किसान मेले में भाग लेने के लिए आते हैं तो हमारा अनुरोध रहेगा कि चूंकि मेला 3 दिन लगाया जा रहा है तो 500 किसान एक गांव के पहले दिन ना आएँ या किसी एक दिन ना आ करके 3 दिन में अपने आप को बांट करके समूह में आएँ। तो इससे हम जो हमारी दूरी है उसको बना करके रख सकते हैं। इसके साथ ही साथ हमने निर्णय लिया है कि इस बार जितने किसान मेले में आएंगे वो वैसे तो अपनी मास्क की व्यवस्था करके आएंगे, अगर नहीं भी आते हैं तो हमने अपने संस्थान की तरफ से मेले के लिए एक विशेष मास्क की व्यवस्था की है। हर किसान भाई को मास्क भी दिया जाएगा। इसके अलावा उनके द्वारा जो मिट्टी का सैंपल लाया जाएगा या पानी का सैंपल लाया जाएगा उसकी जाँच कराने की व्यवस्था की जाएगी और फसलों की उन्नत प्रजातियों का बीज दिया जाएगा। खासतौर से नरेंद्र सिंह तोमर जी है, एग्रीकल्चर मिनिस्टर है, उनका भी सर अभी फोकस है कि 2022 तक किसानों के इनकम भी डबल करना है। तो किसानों के सर इनकम डबल करने के लिए अब समय भी बहुत कम रह गया है, तो ऐसा कौन सी प्रजाति सर आप यहाँ पर मेले में रख रहे हैं जिससे किसान अपने आमदनी को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ा सके? जो हमारी बासमती धान की किस्में हैं उसमें कुछ तो हमारी पहले से ही प्रचलित किस्में हैं, जैसे पूसा बासमती 1509 है, पूसा बासमती 1121 है, पूसा बासमती 1718 है। ये तीनों किस्में किसान भाई काफ़ी मात्रा में पहले से लगाते आ रहे हैं और इनका काफ़ी फ़ायदा उनको मिलता है। इस वर्ष हमने बासमती धान की एक नई किस्म विमोचित की है जिसका नाम पूसा बासमती 1692 है। इसका बीज हम सीमित मात्रा में किसानों को देंगे ताकि वो अपने क्षेत्र पर लगा करके इसका खुद मूल्यांकन कर सकें और यह किस्म पैदावार में पूसा बासमती 1509 से करीब 5 क्विंटल प्रति एकड़ ज़्यादा देती है और साथ ही साथ 1509 में कई एक बार दूधिया दाने या चाकी ग्रेन्स जिसको कहते हैं उसकी समस्या आती थी। इसमें चाकी ग्रेन्स नहीं आते हैं तो इसका चावल बहुत कम टूटता है, जो कि समस्या थोड़ा बहुत 1509 में या 1121 में हो जाती थी। तो ये विशेष ध्यान रख करके इस किस्म को हम लोगों ने निकाला है। अरहर में कम समय में पकने वाली प्रजाति 120 दिन के अंदर पूसा अरहर 16 के नाम से विमोचित की गई है। उसका पर्याप्त बीज हम लोग इस बार उपलब्ध करा रहे हैं किसानों में। और जैसा कि आप जानते हैं, अगर हम फसल विविधीकरण की बात करें आमदनी बढ़ाने के लिए, तो पंजाब में, हरियाणा में, इन क्षेत्रों में जहां पर धान की वजह से पानी का स्तर नीचे जा रहा है, पराली जलाने की समस्या हो रही है, अरहर एक बहुत अच्छा विकल्प है विविधीकरण के लिए और उससे किसान भाई अधिक लाभ कमा सकते हैं। तो इस ओर हमारा विशेष ध्यान रहेगा। अगर हम देखते हैं कि बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो जागरूक नहीं है, उनको पता नहीं है कि पूसा कहाँ पर है, मेला कहाँ लगा हुआ है, तो उसके लिए सर क्या कुछ ऐसा व्यवस्था है जो उसको पता चल सके किसान को कि हाँ ये मेला यहाँ लगा हुआ है और यहाँ जाना है?
तो इसके लिए हम जितने हमारे संचार माध्यम हैं उनके द्वारा हम बताने की कोशिश कर रहे हैं, और अखबार में भी हमने विज्ञापन दिया हुआ है, और साथ ही साथ हम कुछ बसेस की भी व्यवस्था करेंगे जो कि गाँव से जा करके किसानों को लेकर के आएंगी। प्रतिदिन हम 10 से लेकर के 15 बसों की व्यवस्था करेंगे जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में, चूँकि इस बार हमको मेला बहुत बड़े पैमाने पर हम नहीं कर रहे हैं इसलिए कि हमको भीड़ बहुत ज़्यादा होने से जो कोविड की गाइडलाइंस है और उसको निश्चित रूप से फॉलो करने में दिक्कतें आएंगी, लेकिन हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी हम किसान भाइयों को दे सकें, और मेले का पूरा कार्यक्रम उद्घाटन से लेकर के प्रदर्शन प्रक्षेत्र और जो तकनीकी सत्र में वैज्ञानिकों के साथ चर्चा होगी वह सब हम जो है YouTube के माध्यम से प्रसारित करेंगे, और इसका लिंक भी हम किसान भाइयों को दे रहे हैं। जो किसान भाई मेले में सम्मिलित नहीं हो पाएंगे वो अपने फ़ोन पर, मोबाइल पर पूरे मेले की गतिविधि और जानकारी घर बैठे ले सकते हैं। कार्यक्रम में फिलहाल वक्त हो गया है एक छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे, आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। ये कामयाबी है अन्नदाता की, ये कहानी है खेत और खलिहानों की। कैसे करें अपने पशुओं की देखभाल, जानिए गांव-गांव के किसानों का हाल। देखिए गांव किसान सोमवार से शुक्रवार दोपहर 12 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है। IIRI के कृषि भौतिकी संभाग के प्रधान वैज्ञानिक डॉक्टर रवि नारायण साहू ने कृषि के लिए उपयोगी ड्रोन के बारे में विशेष जानकारी दी। आइए देखते हैं कि ड्रोन के क्या यूज है, खासतौर से अगर हम एग्रीकल्चर की बात करते हैं। ड्रोन जो है ज़्यादातर मैपिंग और मैनेजमेंट ऑप्शन के लिए यूज होती है, दो चीज़ें के लिए, और ज़्यादातर अभी मैपिंग के लिए यूज होती है। मैपिंग इन द सेंस क्रॉप की हेल्थ देखनी है, कहाँ पे न्यूट्रिएंट की कमी है, कहाँ पे टेम्परेचर की वजह से क्रॉप सूखा पड़ा है, कहाँ पे पेस्ट एंड डिजीज़ की वजह से दिक्कत आई है, वो सारी चीज़ें मैपिंग हो सकती है। और एक सिंपल चीज़ है कि जो आपकी खाली आँख में दिखती है और छोटी सी एरिया में दिखती है, वो लार्ज एरिया को कवर करके ड्रोन से उसका कैप्चर कर सकते हैं, जिसमें कितना सोइंग में सपोज़ कोई फेल्यूर है वो हम मैपिंग कर सकते हैं। कोई डैमेज है, फ्लड की वजह से डैमेज है, या हाई टेम्परेचर की वजह से टर्मिनल हीट स्ट्रेस है जैसे व्हीट में हो रही है, जैसे कोई एफिड की वजह से मस्टर्ड में डैमेज है, एलोरस की वजह से व्हीट में डैमेज है, कहीं पे नाइट्रोजन कमी है, कहीं पे वाटर की कमी है और वाटर नहीं है तो उसी वजह से बारिश नहीं हुई, पौधे मर गए। वो सारे चीज़ें फील्ड लेवल में डिटेल स्टडी ड्रोन की वजह से हो सकती है। एक तो हो गया ये मैपिंग, दूसरा हो गया एप्लीकेशंस। और एक बार मैपिंग करने के बाद अब मोस्टली आजकल क्या ज़्यादातर एप्लीकेशन हम पेस्टिसाइड वगैरह एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड वो ये देखा गया है कि इनिशियल स्टडी करके, रिसर्च करके, वही ड्रोन जिस पे मैपिंग हो पाती है और जिस ड्रोन में पेलोड 10 kg तक है, उसमें 10 kg का एक पेस्टिसाइड टैंक लगा के हम स्प्रे कर सकते हैं। और स्प्रे करने से क्या होगा कि जितने पेस्टिसाइड वहाँ पे ज़रूरत है उसकी ऑलमोस्ट 1/5 पेस्टिसाइड यूज होगी। एक तो इनपुट यूज एफिशिएंसी बढ़ गई, खर्चा कम हो गई, और दूसरा वहाँ के आसपास में आपको जो फार्मर जिसकी वजह से वो पेस्टिसाइड की इफ़ेक्ट में आके उसकी तबीयत ख़राब होता था, हेल्थ हाजर्ड होता था, वो सारी चीज़ नहीं होगी। और ट्रैक्टर के साथ वो घूमता था, खुद ही मैनुअली स्प्रे करता था, वो ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और थोड़ी सी एडवांस और चले तो ड्रोन में हमने कहाँ पे कीड़े लगे हैं, कहाँ पे डिजीज़ है, वो हमको पता चल गया। हम उसी से क्या करेंगे, एक वेरिएबल मैप बना देंगे
फील्ड में सपोज एक बड़ा फील्ड है और नहीं तो कोई एक विलेज है, बहुत सारे फील्ड है, कहाँ पे कीड़ा लगी है कहाँ पे नहीं लगी है, उसी हिसाब से वहीं जगह जाके वो स्प्रे करेगा और स्प्रे करके जहाँ पे नहीं लगी वहाँ पे नज़ल बंद हो जाती है और स्प्रे नहीं करेगा, वापस आ जाएगी। तो इसको वेरिएबल इनपुट एप्लीकेशन कर सकते हैं, जिसकी वजह से हमारे इनपुट यूज एफिशिएंसी बहुत बढ़ सकती है। जो आपने जाना होगा नाइट्रोजन की यूज एफिशिएंसी बहुत कम है, वही हमारे लिए बहुत चैलेंज है, और वाटर की भी यूज एफिशिएंसी बहुत, और ये दोनों चीज़ें कृषि के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। और उसी में हमारी यही रिसर्च रही कि ड्रोन यूज करके कैसे न्यूट्रिएंट यूज एफिशिएंसी बढ़ा जाए और पेस्टिसाइड यूज एफिशिएंसी बढ़ा जाए थ्रू बोथ रिमोट सेंसिंग बेस्ड मैपिंग, यूजिंग ऑल दोज एडवांस सेंसर्स जो आपको पहले बताया, यूजिंग RGB, मल्टीस्पेक्ट्रल, थर्मल एंड हाइपरस्पेक्ट्रल। एंड एक बार वेरिएबल मैप जनरेट हो गई तो उसी बेसिस पे हम एफिशिएंट स्प्रे करके उसका सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। यही ज़्यादातर दोनों जो यूज़ है यही है। और दूसरा, ये तो एग्रीकल्चर के डे टू डे लाइफ की चाषी की कृषि की बताया, और दूसरा है कि कहीं पे हेलस्ट्रॉम आई है, कहीं पे लॉजिंग हुआ बिकॉज ऑफ हाई विंड, साइक्लोन, और कहीं पे फिजिकली देयर वाज डैमेज बिकॉज ऑफ फ्लड इनुडेशन और बिकॉज ऑफ अगेन हाई विंड। तो वो फिजिकल डैमेज असेसमेंट हम इसमें कर सकते हैं। और एक सबसे बड़ा बेनिफिट जो है ड्रोन हमारे देश में, आपको पता होगा हमारे जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है, वन ऑफ द बेस्ट in the world with respect to the technology what we have with respect to satellite remote sensing. But challenge is country like in India where we have kharif season, most of the time it is cloudy and it's raining. So जो सैटेलाइट में जो सेंसर गए हैं उसकी लिमिटेशन है वो सब चीज़ मैपिंग करने के लिए। एक चीज़ ये है। दूसरा है कि आप सैटेलाइट में एक बार सेंसर चला गया, एवरीथिंग इज़ फिक्स्ड, हाइट इज़ फिक्स्ड, रिविजिट टाइम फिक्स है और उसकी रिजोल्यूशन भी फिक्स है। तो उसी पर्पस तो ड्रोन का जो कम्प्लीमेंटरी इनपुट यही रहेगी कि जब आप चाहे, यूजर जैसे चाहे जब चाहे तब वो उड़ा सकता है। सपोज आज क्लाउडी है बट 11 बजे के बाद क्लाउड हट गई तो इमीडिएटली आके फील्ड में उड़ा के जा सकता है। लेकिन ड्रोन की लिमिटेशन यही है कि यू नीड ए स्किल्ड मैन पावर and you should have expertise on flying. You should, and there are many safety measures one has to take. Again, processing also has to be made standardized. And again, there are many rules and regulations which is imposed because of the security reason DGC has done. That has to be very flexible and supportive for its potential application in agriculture. So drone जो है, it's a complementary. It can't substitute satellite remote sensing. It can complement to satellite remote sensing. और एक चीज़ है जो देश में बड़ी बड़ी प्रोग्राम चल रही है, अभी जो चल रही है क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोग्राम से, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, उसमें सैटेलाइट बेस्ड क्रॉप असेसमेंट हम करते हैं, क्रॉप लॉस असेसमेंट करते हैं। और जहाँ जहाँ पे हम देखते हैं कि वो क्रॉप लॉस असेसमेंट सैटेलाइट बेसिस पे नहीं हो पा रही है, कुछ अनामोलीज है, वहाँ पे हम ड्रोन उड़ा के कर सकते हैं। आजकल बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी हमारे मंत्रालय की तरफ से सपोर्ट से, और जो मंत्रालय की जो क्रॉप इंश्योरेंस की प्रोग्राम चल रहा है, ड्रोन की एप्लीकेशन क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट के लिए और क्रॉप इंश्योरेंस के लिए बहुत यूज हो रही है। और उसी के लिए जो प्रोटोकॉल डेवलप करने हैं, उसी के लिए हमारे संस्थान उसके लिए एंगेज्ड है। जैसे आपने ड्रोन के बताया कि इसका फर्टिलाइज़र के लिए या जो भी मिट्टी में कुछ भी ऐसे खराबी है या पेस्टिसाइड्स का है उसके देख रेख करके लिए, या क्या उसकी ज़रूरत है उसके लिए ड्रोन का हम यूज करते हैं। और सर दूसरी तरफ जो आपने बताया कि रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट है, तो रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट और जो ड्रोन है बेसिकली दोनों में सर क्या अंतर है, दोनों की क्या किस तरह से उसकी ज़रूरत अलग अलग क्षेत्रों में? जैसे मैं पहले यही चीज़ बता रहा था, सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग और ड्रोन रिमोट सेंसिंग सबकी अपनी अपनी स्ट्रेंथ है और लिमिटेशन है। स्ट्रेंथ ये है कि पैन इंडिया में आप और स्टेट लेवल में और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे कोई क्रॉप की हेल्थ मॉनिटरिंग करना चाहिए, कोई डिसीजन लेनी चाहिए, क्विकली आपको क्रॉप कंडीशन मॉनिटरिंग करनी है, उसी के लिए सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग इज़ वेरी यूज़फुल। बट अब जब जैसे मैं बताया कि खरीफ सीजन में या कभी जैसे वेस्टर्न इंडिया में ड्यूरिंग विंटर, ड्यूरिंग मोस्टली इन जनवरी एंड दिसंबर लास्ट वीक, यू हैव लॉट ऑफ foggy days and morning you won't be able to see anything, and many times also you get atmospheric noise is there. तो
फॉर दैट पर्पस जब भी ज़रूरत पड़ेगा आप क्या कर सकते हैं, ड्रोन को कुछ हाइट को लेके आप उड़ा के सैटेलाइट से जो इन्फॉर्मेशन निकाले वही इन्फॉर्मेशन हम ड्रोन से निकाल सकते हैं। ये ड्रोन की बेनिफिट है। लेकिन पैन इंडिया ड्रोन उड़ाने के लिए आप सोचिए कि कितने लाख ड्रोन चाहिए और कवर करने के लिए, वो ड्रोन की लिमिटेशन है। और सैटेलाइट में जो है सेंसर फिक्स है। एक बार सेंसर चला गया, थर्मल सेंसर गया तो उसमें मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर लगा ही नहीं सकते। सो डिफरेंट किस्म की सैटेलाइट है जिसमें थर्मल सेंसर लगी है, किसमें मल्टीस्पेक्ट्रल सेंसर लगी है, किसमें हाइपरस्पेक्ट्रल सेंसर लगी है। लेकिन ड्रोन में क्या है कि उसी ड्रोन में आप थर्मल सेंसर लगा सकते हैं, उसको हटा के मल्टीस्पेक्ट्रल लगा सकते हैं, उसमें हाइपरस्पेक्ट्रल लगा सकते हैं, उसके RGB लगा सकते हैं। तो ये यूजर के ऊपर डिपेंड करता है कि वो कैसे यूज़ करना चाहिए। दैट इज़ व्हाट पोटेंशियल बेनिफिट ऑफ यूजिंग ड्रोन। बट जैसे लिमिटेशन में बताया कि लार्ज स्केल करनी है, स्टेट लेवल में करनी है, डिस्ट्रिक्ट लेवल में करनी है, उसके लिए आपको लार्ज नंबर ऑफ ड्रोन्स चाहिए, परमिशंस चाहिए और उसके लिए जो इन्वेस्टमेंट वो भी देखना पड़ेगा। बट मेरे को यही कहना है कि जो ग्राउंड में खड़े होके जो सैटेलाइट के लिए आप जो रिसर्च करते हैं, सैटेलाइट को डाटा को वेरीफाई करने के लिए जो करते हैं, वो ना करके हम क्या कर सकते हैं कि ड्रोन उड़ा के वो सैटेलाइट के साथ वेरीफाई कर सकते हैं। अभी जो क्रॉप इंश्योरेंस प्रोग्राम चल रहा है उसके लिए क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट हमारी जो होती है उसी के लिए ड्रोन रिमोट सेंसिंग इज़ वेरी पोटेंशियल टूल। तो उसी की जो डाटा आती है उसी में क्रॉप कटिंग एक्सपेरिमेंट में नंबर ऑफ क्रॉप कटिंग कैसे काम कर सकते हैं उसकी बहुत पोटेंशियल है, उसका यूज़ यही है। और वो सबसे बड़ी चीज़ है कि अगेन ड्रोन आपको बहुत कम हाइट में उड़ता है। सैटेलाइट तो आपको 400 से लेकर 1000 किलोमीटर हाइट में उड़ता है, उसकी पिक्सल रिजोल्यूशन बहुत पोर हो सकती है, उसका फिक्स रिविजिट टाइम है। लेकिन ड्रोन आपको 20 मीटर 30 मीटर 40 मीटर में उड़ाया तो रिजोल्यूशन जो है सब सेंटीमीटर में होती है। तो वो पूरा डिटेल आपको दिखेगी, फील्ड टू फील्ड वेरिएशंस दिखेगी और स्ट्रेस लेवल भी आप देख सकते हैं, वो बेनिफिट है। तो ये ड्रोन के अभी सर आप जिस तरह से देख रहे हैं तो ड्रोन की क्या स्थिति है, पूरे देश भर में क्या स्थिति है, क्या ये पूरे क्षमता के साथ में अवेलेबल है? जो अभी बहुत सारे स्टार्टअप कंपनीज है जो ड्रोन में काम कर रहे हैं और ये खुशी की खबर है कि बहुत सारे स्टार्टअप कंपनी अपना इंडिजिनसली हमने ड्रोन बनाया है और उसकी बहुत सारे क्लियरेंसेस है जो DGCA की रूल रेगुलेशन हिसाब से। तो ये खुशी की खबर है और कल ज़रूरत पड़ी कि पूरे देश में ड्रोन उड़ाने के लिए और हर ब्लॉक में डिस्ट्रिक्ट में चाहिए, मेरे ख्याल से तो हम सपोर्ट कर सकते हैं। जो कंपनी स्टार्टअप कंपनी से यंगस्टर्स जो आए हुए हैं और सरकार के सपोर्ट से ये हो सकती है। एक बार हमारे प्रोटोकॉल डेवलप हो जाए फिर ये करने में कोई दिक्कत नहीं रहेगी। और दूसरा है कि जो सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग है वो वेरी हाई रिजोल्यूशन सैटेलाइट भी हमारे पास है। उसमें देश भर में जो क्रॉप इंश्योरेंस की जो ज़रूरत है सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग जो इन्फॉर्मेशन चाहिए वो ले सकते हैं। जहाँ जहाँ पे आपको हॉटस्पॉट है, जहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट है, जहाँ पे डिबेटेबल इशू है, वहाँ पे आप ड्रोन यूज़ करके उसकी बेनिफिट को उसकी वो जो एडवांटेज है रख के हम यूज़ कर सकते। तो दोनों चीज़ आपको यूज़ करना पड़ेगा। पूरा कंट्री में ड्रोन उड़ा के क्रॉप इंश्योरेंस के लिए करना वो लाभदायक नहीं होगा, वो फिजिबल नहीं होगा। तो दोनों टेक्नोलॉजी को यूज़ करने से फ़ायदा होगा। कार्यक्रम में वक्त है एक और छोटे से ब्रेक का। हम जल्द हाजिर होंगे। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। बीमारियों से कैसे बचेगी फसल, मवेशियों की मुश्किलों का क्या है हल, कहां से लाएं बीज, कितनी लगेगी खाद, किसानों के हर फोन का विशेषज्ञ देंगे जवाब। देखिए हेलो किसान लाइव सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे। क्या आप किसी बीमारी से परेशान हैं? चाहते हैं डॉक्टर की सलाह? तो हम हैं आपके साथ, बताएंगे आपको जीने की राह। समस्याएं आपकी, समाधान देश के मशहूर विशेषज्ञों के। घर बैठे बात करें देश के जाने माने डॉक्टरों से। हमारे लाइव प्रोग्राम स्वस्थ किसान में हर शनिवार शाम 6 बजे से 7 बजे तक। ब्रेक के बाद आप सभी का फिर से स्वागत है।
खाद्य प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री श्री रामेश्वर तेली ने बैठक को संबोधित करते हुए कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय भारत सरकार की नीति के अनुसार और क्षेत्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के लिए पूर्वोत्तर क्षेत्र में अपनी योजनाओं और कार्यक्रमों के कार्यान्वयन के लिए अपने बजट का 10% भाग आवंटित कर रहा है। आइए देखते हैं इसी पर आधारित हमारी ये रिपोर्ट। प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि असम में इस समय लगभग 200 करोड़ रुपए की परियोजना लागत के साथ 15 खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां कार्य कर रही है। असम में लगभग 60 करोड़ रुपए की कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स परियोजना को मंजूरी प्रदान कर दी गई है और इसी राशि की एक अन्य कृषि प्रसंस्करण क्लस्टर्स APC परियोजना तैयार है जिसे मंजूरी प्रदान की जानी है। उन्होंने कहा कि असम के नलबाड़ी जिले में मेगा फूड पार्क के माध्यम से क्षेत्र की अर्थव्यवस्था और रोजगार के अवसर बढ़े हैं। प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने कहा कि खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI की एक प्रमुख योजना प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत इस क्षेत्र में निवेशकों को आकर्षित करने के लिए उच्च दर और अन्य छूटों के संदर्भ में पूर्वोत्तर राज्यों के लिए विशेष लाभ उपलब्ध कराए गए हैं। पूर्वोत्तर क्षेत्र में सब्सिडी की दर सामान्य क्षेत्रों में 35% से 50% की तुलना में 50% से 75% तक है। वर्तमान में PMKSY के तहत असम में 28 परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। इनमें से 7 परियोजनाएं कार्य कर रही है। खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय MOFPI में एक परियोजना विकास इकाई का गठन किया गया है जो इच्छुक उद्यमी को काउंसलिंग प्रदान करने और DPR आदि बनाने में सहायता प्रदान करता है। प्रसंस्करण उद्योग राज्य मंत्री रामेश्वर तेली ने असम सरकार से प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना PMKSY और प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना PMFME को लोगों के लिए सुलभ बनाने का आग्रह किया। खाद्य प्रसंस्करण क्षेत्र के विकास के माध्यम से किसानों को अपनी उपज का सही मूल्य मिल सकता है। फसल कटाई के बाद के कचरे को कम करने और निवेश और रोजगार के नए अवसर पैदा हो सकते हैं। इसके साथ आज के इस खास कार्यक्रम में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप बने रहें दूरदर्शन किसान पर। नमस्कार।